हेलो फ्रेंड्स। 1947 में मेन में एक दलाल एंडी डुफ्रेस ने टिम रॉबिन्स को उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका, एक गोल्फ मास्टर की हत्या करने के लिए सजा सुनाई जाती है। क्योंकि मेन के क्षेत्र में कोई मृत्युदंड नहीं है, इसलिए उसे लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और प्रसिद्ध क्रूर शशांक जेल से बाहर भेज दिया जाता है। एंडी अपनी निर्दोषता की गारंटी देना जारी रखता है, फिर भी उसका ठंडा और कंप्यूटिंग स्वभाव हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसने इसे पूरा कर लिया है। इस बीच एलिस बॉयड रेडिंग, मॉर्गन फ्रीमैन, जिसे रेड के नाम से जाना जाता है, को हत्या के लिए शशांक में 20 साल से जलने के बाद पैरोल के लिए परामर्श दिया जा रहा है। उसके गंभीर प्रयासों और आचरण के बावजूद रेड का पैरोल खारिज कर दिया जाता है, जो उसे इतना वंचित नहीं करता है। रेड को तब पड़ोस के धावक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कैदियों को कुछ भी प्राप्त कर सकता है जो उन्हें समझदारी से बोलने की आवश्यकता होती है। नए परिचय के सभी बंदियों को सचेत करते हुए एक सावधानी बरती जाती है। रेड और उसके साथी शर्त लगाते हैं कि कौन सी नई मछली जेल में अपनी सबसे यादगार रात के दौरान एक चिंतित अलग होगी। रेड एंडी पर एक बड़ा दाव लगाता है। पहली शाम के दौरान हाल ही में आया एक अधिक वजन वाला बंदी, जिसका उपनाम फैट एस रखा गया है, अलग हो जाता है और पागलों की तरह रोता है, जिससे हैवुड, विलियम सैडलर, को बाजी जीतने में मदद मिलती है। जैसा कि हो सकता है, त्योहार तब क्षणभंगुर होता है जब मुख्य द्वारपाल बायन हैडली, क्लेंसी ब्राउन, जब उसे कहा जाता है तो शांत न रहने के लिए कर्कश व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करता है। इस बीच एंडी बेफिक्र और बना रहता है। अगली सुबह बंदियों को पता चलता है कि अस्पताल में मोटा गधा मर गया, क्योंकि जेल विशेषज्ञ शाम को बाहर गए थे। एंडी हैवुड के पास कहीं रखने के लिए उस आदमी के नाम के बारे में पूछता है। इस तथ्य के लगभग 1 महीने बाद एंडी चीजों को ट्रैक करने के लिए अपने उपहारों के बारे में जानने के बाद रेड से संपर्क करता है। वह रेड से अनुरोध करता है कि वह उसे एक स्टोन मैलेट ढूंढे, एक ऐसा उपकरण जिसकी वह गारंटी देता है कि रॉक गैदरिंग और छेनी के अपने साइड इंटरेस्ट के लिए आवश्यक है। रेड अपने लक्ष्यों के बारे में कुछ पूछताछ करता है, जिसे एंडी अनदेखा कर देता है। रेड अनुरोध जमा करने के लिए सहमति देता है और इसके अलावा एंडी को बहनों के बारे में चेतावनी देता है, बंदियों का एक समूह जो अन्य बंदियों पर शारीरिक रूप से हमला करता है, विशेष रूप से उनके प्रमुख बोक्स इम्प्रिंट रोल्स्टन, जो वास्तव में एंडी को पसंद करते हैं। हालांकि अलग अलग बंदी एंडी के बारे में सोचते हैं, वास्तव में दूर का व्यक्ति रेड एंडी में कुछ देखता है और उसे पसंद करता है। रेड को लगता है कि एंडी बाद में प्रस्थान करने के लिए स्लेज का उपयोग करना चाहता है, लेकिन जब वह अंत में उपकरण के वास्तविक आकार को देखता है तो वह समझ जाता है कि एंडी क्यों हंसा और हंसा, साथ ही इस संभावना को किनारे कर दिया कि एंडी किसी भी बिंदु पर हो सकता है। जेल के नीचे से बाहर निकलने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अपनी हिरासत के शुरुआती 2 वर्षों के दौरान एंडी अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जेल के कपड़ों में काम करने या बोक्स एंड सिस्टर्स को बंद करने में लगाता है। हालांकि वह लगातार उनका विरोध करता है और बिना असफल हुए उनसे लड़ता है, एंडी को पीटा जाता है और लगातार हमला किया जाता है, फिर भी वह इस बारे में चुप रहता है। जब जेल की संरचनाओं में से एक के शीर्ष पर पेंट करने के लिए एक कार्य विस्तार की घोषणा की जाती है, तो रेड एंडी और उनके कुछ साझा साथियों को टमटम में वापस लाने के लिए कुछ चीजें करता है, जिससे सभी को मानक चीज से राहत मिलती है। गिग के दौरान एंडी हैडली को आसन्न विरासत के लिए खर्च का भुगतान करने के बारे में चिंतित सुनता है। एक निवेशक के रूप में अपने कौशल से आकर्षित होकर एंडी हैडली को बताता है कि कैसे वह अपने नकदी को अपने महत्वपूर्ण दूसरे के लिए एक बार के उपहार में बदलकर IRS से उसकी रक्षा कर सकता है। उसके बाद वह हैडली को तारबंदी की स्थिति में अपने साथी बंदियों के लिए कुछ ठंडे काढ़े के बदले में डेस्क का काम पूरा करने में मदद करने की पेशकश करता है। हैडली पहले एंडी को छत से हटाने के लिए कदम उठाता है, लेकिन अंत में सहमत हो जाता है और काम करने वाले कैदियों को टमटम पूरा होने से पहले ठंडे पेय के साथ प्रस्तुत करता है। रेड टिप्पणी करता है कि एंडी ने अपने साथी कैदियों के साथ साथ जेल मॉनिटर के साथ पक्ष बनाने के लिए सम्मान की योजना बनाई हो सकती है, लेकिन वह यह भी मानते हैं कि एंडी ने इसे मूल रूप से फिर से सामान्य महसूस करने के लिए किया था।
एक फिल्म देखते हुए एंडी एक और आश्चर्यजनक रुचि के साथ रेड के पास जाता है और मनोरंजन करने वाली रीटा हाइवर्थ से अनुरोध करता है। लाल रुचि से चकित है फिर भी अनुरोध करने के लिए सहमति देता है। एक बार फिर जब वह थिएटर से बाहर निकलता है, एंडी सिस्टर्स को अनुभव करता है। इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने निर्देश पर हमला नहीं करने के लिए मना सकता है, उसे 1 महीने के लिए क्लिनिक में रखकर लुगदी से जमकर पीटा जाता है। पिटाई के लिए बोक्स सिंगल में 7 दिन बिताते हैं। जब वह बाहर आता है तो वह हैडली और उसके आदमियों को अपनी कोठरी में पकड़े हुए पाता है। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह अपने जीवन के अंत तक चलने या मजबूत पोषण खाने के लिए अयोग्य हो गया और उसे जेल के आपातकालीन क्लिनिक में ले जाया गया। बहनें आगे बढ़ती हैं और भविष्य में कभी भी एंडी को परेशान नहीं करती हैं। जब एंडी अस्पताल से भागता है तो वह आकार देने के लिए बहुत सारी चट्टानें खोजता है और अपनी कोठरी में रीटा हाइवर्थ का एक विशाल बैनर रेड और उसके साथियों से प्रस्तुत करता है। अधीक्षक सैमुअल नॉर्टन वीव गंटन को पता चलता है कि एंडी ने कैसे हेडली की मदद की और एंडी का मूल्यांकन करने के लिए एक अप्रत्याशित सेल परीक्षा का उपयोग किया। वह एंडी को शास्त्रों की पवित्र पुस्तक के अपने डुप्लीकेट को पढ़ते हुए पाता है और वे अपने एक खंडन पर चर्चा करते हैं, जबकि चौकीदार अवैध सामान की तलाश में सेल के चारों ओर घूम रहे हैं। उनके अनुभव से खुश होकर अधीक्षक छोड़ देता है और एंडी को अपनी शास्त्रों की पुस्तक वापस देने में लगभग उपेक्षा करता है। इसके बाद वह एंडी से यह कहते हुए पवित्र पुस्तक पढ़ना जारी रखने का आग्रह करता है कि उद्धार भीतर है। एंडी को बाद में प्रोत्साहित किया जाता है कि वह वर्तमान में जेल पुस्तकालय में परिपक्व कैदी स्ट्रीम हैटलन जेम्स विटमोर के साथ काम करेगा। उसकी अदलाबदली के पीछे का औचित्य तब स्पष्ट हो जाता है जब एक जेल घड़ी एंडी से मौद्रिक प्रोत्साहन के लिए पूछती हुई दिखाई देती है। एंडी एक घटिया कार्यक्षेत्र स्थापित करता है और काम करना शुरू कर देता है, अधिकांश जेल मॉनिटरों को मौद्रिक प्रोत्साहन देता है और उनके व्यक्तिगत व्यय प्रपत्रों के साथ उनकी सहायता करता है। एंडी अतिरिक्त रूप से जेल पुस्तकालय को विकसित करने का एक संभावित अवसर देखता है। वह रिज्म के लिए मेन स्टेट सीनेट से पूछकर शुरू करता है। वह लगातार पत्र लिखता है। उनकी मौद्रिक मदद अभ्यास इस हद तक मूल्यवान है कि यहाँ तक कि अलग-अलग हिरासत सुविधाओं से मॉनिटर भी जब वे जेल बेसबॉल मैचों के बीच आते हैं तो एंडी की मौद्रिक क्षमता की तलाश करते हैं। वास्तव में यहाँ तक कि स्वयं अधीक्षक ने भी एंडी को अपने मूल्यांकन फॉर्म स्थापित करने के लिए कहा है। इसके तुरंत बाद रेड को स्ट्रॉन्गहोल्ड हैनकॉक टेक्सास से एक पोस्टकार्ड मिलता है जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। रेड इसे एक संकेत के रूप में स्वीकार करता है कि एंडी ने इसे अवसर के लिए मेक्सिको में बनाया। रेड और उसके दोस्त एंडी के प्रयासों, कुछ अलंकरणों के साथ पर चर्चा करने में समय बिताते हैं। फिर भी रेड अपने साथी को खोने से एक तरह की निराशा में पड़ जाता है। 1967 में रेड की अगली पैरोल सुनवाई में उन्होंने पैरोल बोर्ड के साथ बातचीत की कि कैसे पुनर्स्थापना उनके काम को वैध बनाने के लिए बनाया गया एक बनावनाया शब्द है। तब वह उस राशि का बोध कराता है जो वह अतीत की अपनी गतिविधियों पर पछतावा करता है, इस आधार पर नहीं कि वह जेल में है, लेकिन क्योंकि उसे पता चलता है कि यह कितना गलत था। फिर वह यह कहकर बंद कर देता है कि उसे अपने जीवन के अंत तक उसके साथ रहने की जरूरत है और अनुरोध करता है कि भार उसके समय के माध्यम से जलना बंद कर दे और उसे रहने दे। आखिरकार उनकी पैरोल मंजूर कर ली गई है। वह उन जगहों पर निवास करने और काम करने के लिए जाता है जो क्रीक्स ने किया था, कम से कम स्ट्रीम्स के संदेश को लकड़ी के शाफ्ट में काटते हुए देखकर। वह अक्सर एक मोहरे की दुकान के पास टहलता है जिसकी खिड़की में कुछ आग्नेयास्त्र है। कभी कभी वह यह महसूस करते हुए एक बार फिर से जेल जाने की कोशिश करने के बारे में सोचता है कि उसके पास जेल से परे कोई जीवन नहीं है जहां उसने अपने वयस्क जीवन के अधिकांश भाग को जला दिया है। फिर भी वह एंडी से की गई प्रतिबद्धता को याद करता है।